Hello, everybody. Good evening. Today, we are going to have a discussion on a very important aspect that is how to prepare for administrative officer grade 1 in Naval Headquarters. The last date for this examination already passed, that is 17th of July. So, it is now time to make a strategy for preparation of written examination. Although a lot of candidate has said that whether it is going to conduct written examination or interview. So let me clear one thing that this post has to be filled from the written examinations and which is followed up by the interview. Actually, in the last case, if we are going to have a look in the last case where the UPSC released only two vacancies. In that case, there's a lot of candidate and UPSC is not generally they are not conducting interview for the one or two posts. That's why they are conducting directly interview. So in that though, so this is the not that case. So let me have a look for the syllabus and weightage and as far as my experience books for each topic from where we can prepare for this examination. So यूपीएससी का इसके लिए जो सिलेबस है उसमें जनरली देखा जाए तो ये 10-11 पॉइंट्स होते हैं। जनरल इंग्लिश, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन, नंबर न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, फंडामेंटल कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट इशूज, फ्रीडम मूवमेंट, यूनियन इंडियन यूनियन एंड करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एज इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो ये भी जो मैंने इसको वो किया है एक्चुअली ये भी यूपीएससी ने इस उसका सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है बट मैंने अपने हिसाब से किया है। तो इसमें एक्चुअली आपको यही यही सिलेबस प्रिपेयर करना चाहिए क्योंकि अभी सिलेबस आपके पास नहीं है और यूपीएससी जनरली इसका सिलेबस है वो 1 महीने पहले आपको बताएगा। तो इतने सारे टॉपिक्स को अगर आपको कवर करना है तो किसी भी हालत पे आप इतने सारे टॉपिक्स को कवर बिफोर 1 मंथ से अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो नहीं कवर कर सकते बिकॉज इसका सिलेबस बहुत बहुत वास्ट सिलेबस है। तो इस सबको कवर करने के लिए हमको देखना है कि हमको पहले से ही पता होना चाहिए कि कौन-कौन से सब्जेक्ट को हमारे को कवर करके चलना है और किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी आप आगे देखोगे मैं बताऊँगा, इसमें जो जनरली 60% कैंडिडेट्स उन चीज़ों में फँस जाते हैं, जहाँ पे उनको फँसना नहीं चाहिए। इसमें आगे देखना अभी मैं बताता हूँ किस सब्जेक्ट की कितनी-कितनी वेटेज है। क्योंकि ये मेन तो वही है कि बच्चे क्या करते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन ले रहा है तो ठीक है कि जीएस पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, इकोनॉमी पढ़ो, करंट अफेयर पढ़ो, स्कीम्स पढ़ो, बट ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ा डिफरेंट मैटर है और डिफरेंट एग्जाम है, आरटीआई एग्जामिनेशन है और एडमिनिस्ट्रेटिव वाला है। तो इसमें आपको उसी एग्जाम की नीड क्या है उसके हिसाब से हमारे को पढ़ना है। तो इसके लिए देखो मैंने ये सिलेबस को अ, 3 भागों में डिवाइड किया है और ये अपने हिसाब से मैंने किया है मेरी फिजिबिलिटी के हिसाब से, तो आपको भी होप कि ये थोड़ा समझ में आएगा। पार्ट 1 में मैंने उन सब्जेक्ट्स को रखा है कि जिनका हमारे को फिक्स है, जहाँ तक जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं ऑलरेडी यूपीएससी के 3 इंटरव्यू दे चुका हूँ ऑलरेडी आई एम गजेटेड ऑफिसर सिलेक्टेड थ्रू यूपीएससी। तो मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, जिससे कि आप थोड़ा-सा उसको माइंड में सेग्रीगेशन करके चल सकते हैं। फर्स्ट, इसमें देखो इंग्लिश का जितने भी आप यूपीएससी के आरटी उठा के देखोगे, उसमें 20 क्वेश्चन्स आते हैं। 20 क्वेश्चन्स उसके मैथ रीजनिंग के आप जैसे कुछ ईपीएफओ के हो गए और कुछ जनरल और भी हैं जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराता है उसमें 20 क्वेश्चन भी पूछता है मैथ रीजनिंग के। लेकिन जनरली जिसमें 12-13 पॉइंट की पॉइंट्स होते हैं वहां पर देखा जाएगा जनरली जो मैंने 4 एग्जामिनेशन दिए चारों एग्जामिनेशन में 10 क्वेश्चन ही आते हैं। तो इसमें भी हम मान के चल रहे हैं कि 10 क्वेश्चन ही आएंगे और 10 क्वेश्चन से अगर ज्यादा आए तो 20 क्वेश्चन आएंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी हर एक सब्जेक्ट की वेटेज है और उसके हिसाब से उनको भी क्वेश्चंस एक वेटेज उसमें दिए क्वेश्चन को फ्रेम करना होता है। ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन हालाँकि देखो यूपीएससी ये करता है। लेकिन
उतना ज़्यादा वेरिएबल नहीं होगा। ये मेरे चैप्टर्स का जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस मान के चलिए आपके आएँगे। मैथ रीजनिंग के आप मान के चलो 10 क्वेश्चन आएँगे। साइंस, आरटीआई, कंप्यूटर ये जहाँ तक 99% मुझे वो है एक्सपीरियंस है वो जो उसके साथ मैं कह सकता हूँ कि ये 10-10 क्वेश्चंस आएँगे। तो ये वाला जो एस्पेक्ट है पार्ट 1 ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 क्वेश्चंस इसमें आएँगे और ये ना बहुत जनरल है। इसमें कोई भी डिफरेंशिएट नहीं करेगा कि बच्चा मैनेजमेंट उन्होंने पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ है या फिर उसकी किसी की मैथ रीजनिंग अच्छी हो सकती है तो किसी की साइंस हो सकती है किसी कंप्यूटर अच्छा हो सकता है तो जनरली अगर हम सीजीएल के थ्रू सिलेक्टेड हैं तो भी बच्चे ने पढ़ा होगा ये यूपीएससी के थ्रू कहीं ग्रुप बी पे पोस्ट में है, तब भी उन्होंने सेलेक्ट होगा किसी ऑटोनमस बॉडी में है या फिर और भी पीएसयू वगैरह में तब भी उन्होंने ये चीजें तो लगभग पढ़ी ही पढ़ी होंगी तो ये तो जनरली बहुत कॉमन सब्जेक्ट है और इंग्लिश में और मैथ रीजनिंग ये बहुत ज्यादा मतलब हार्ड नहीं आता लेकिन उतना इजी भी नहीं आता जैसे कि इंग्लिश में लास्ट वाले रिटन टेस्ट में उन्होंने 5 क्वेश्चन ऐसे दे दिए जो बच्चों ने आई थिंक कहीं से भी अ, मान के नहीं चला हुआ कि इसमें इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे एक लेटर नोटिस दे दिया नोटिस में कि कहाँ पे बोर्ड में क्या लिखोगे इसका कंक्लूजन पैराग्राफ क्या होगा तो उस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं ऐसा यूपीएससी ने कई बार किया भी है ना? कई बार ये किया हुआ है कि आपको बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको क्वेश्चन पूछ लेगा और फिर आप कहोगे यार कहाँ से आ गया? तो इंग्लिश मतलब उन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है कि इंग्लिश आपको वो इंग्लिश आनी चाहिए जैसे कि एक जस्ट लाइक एक ऑफिसर को इंग्लिश आनी चाहिए। बिकॉज़ वी आर गोइंग टू हायर ऑन अ ऑफिसर ग्रेड। सो ऑफिसर ग्रेड के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए। है ना? अब एलडीसी-यूडीसी तो है नहीं कि उसको नोटिंग में जो भी बॉस ने डिक्टेशन करके दे दिया तो उनको जाके टाइप कर दिया, ऐसा नहीं है। इसमें आपको अपने हिसाब से लेटर, ड्राफ्टिंग सब कुछ आना चाहिए। तो इंग्लिश उस लेवल की इंग्लिश पूछते हैं वो। मैथ रीजनिंग देखो मैथ रीजनिंग में जनरली 4-5 क्वेश्चन मैथ के आते हैं और 4-5 क्वेश्चन ही रीजनिंग के आते हैं। और रीजनिंग मैथ में थोड़ा ठीक है कि अगर बच्चा प्रैक्टिस में है तो वो कर लेगा, अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको ट्रिगोनोमेट्री वगैरह पढ़ने की, अलजेब्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जनरली 2D और 3D के बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो कि फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और पूछेगा परसेंटेज एवरेज जो कि नॉर्मल है क्लासिफिकेशन से पूछ देगा नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस उसमें आते आते क्वेश्चंस है ना और मिक्सर से क्वेश्चन आते हैं तो इन सारे टॉपिक्स को जो नॉर्मल टॉपिक्स हैं लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी विदाउट प्रैक्टिस अगर आप सोच रहे हो कि बहुत मैं मैथ में मैंने मेरी फेवरेट सब्जेक्ट रही है बिना प्रैक्टिस के चले जाओगे तो भाई वो यूपीएससी है वो सी सेट के क्वेश्चन लास्ट वाले दो कुछ पेपर में मैंने देखा था जो उन्होंने सी सेट यूपीएससी सिविल सर्विस वाले में पूछे थे वो क्वेश्चन उसमें रखे थे है ना तो ऐसा भी नहीं है कि बस वो हलवा है कि कैसे भी खा के चले आओगे ऐसा नहीं है तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ऐसे ही साइंस का है साइंस में आप सीजीएल वाली साइंस पढ़ के जाओगे तो भाई वो नहीं होगा सीजीएल की साइंस से आपको काम नहीं चलेगा आप साइंस की कोई भी अच्छी बुक मैं तो सजेस्ट करूंगा मैंने वैसे आगे लिखा हुआ है तो वो साइंस की कोई अच्छी सी बुक उठाइए है ना वो मैं अभी बुक पर बताने वाला हूँ आपको आगे तो ऐसे साइंस के 10 क्वेश्चन आरटीआई के 10 क्वेश्चन आरटीआई को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन और फिर हम चलते हैं पार्ट 3 पे 2 को बाद में डिस्कस करेंगे एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है सिलेबस इसका इसकी वेटेज ज्यादा है 30 क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू आप पार्ट 2 है उसको पार्ट 3 को आप शॉर्ट ड्यूरेशन में ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे बिकॉज ऑलरेडी जो अभी इसमें जो ऑफिसर्स अभी जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, वो सभी कहीं न कहीं इस वाले लेवल पे हैं कि उनको पता है कि एचआरएम, मार्केटिंग और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ये जो अकाउंटिंग कैसे काम करता है, सबको पता है चीज़। थोड़ी-थोड़ी कहीं न कहीं हमारे को पता रहती है। तो आप जब भी पढ़ोगे उसको इंटरलिंक अपनी रियल लाइफ में कर पाओगे तो जल्दी से याद होता है वो। कोई प्रैक्टिकल है। अगर कोई बंदा परचेज़ में है, परचेज़ में तो उसको उसको डेली फाइनेंस वेंडर्स का एनालाइज़ करना है, उसकी फाइनेंस की बुक्स भी देखना है, प्रॉफिट लॉस भी देखेगा, स्टेटमेंट भी देखेगा, उसको एनालिसिस भी करेगा, है ना? और तो वो चीज़ें उसको लिंक रहती है। एचआरएम है तो उसको पता है कि मुझे इंसेंटिव मिलना है, रिक्रूटमेंट कैसे होती है, सिलेक्शन कैसे होता है, इंटरव्यू होता है। तो वो बहुत सारी चीज़ें जो हमारी रियल लाइफ से लिंक है मैनेजमेंट सब्जेक्ट में। तो मैनेजमेंट सब्जेक्ट को आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे और उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा ही आता है। तो मैं कहूँगा कि आप पार्ट 2 को पार्ट 2 के साथ में पार्ट 3 को
एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट लेके आप उसको प्रिपेयर कीजिए। और नेक्स्ट फिर आता है आपका पार्ट थ्री। पार्ट थ्री में देखो, यूपीएससी ने कहीं पे भी पॉलिटी डायरेक्ट नहीं लिखा, इंडियन यूनियन लिखा हुआ है, वो नथिंग बट इज पॉलिटी ओनली। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो लिखा हुआ है, हिस्ट्री कहीं से लिखा, हिस्ट्री कहीं नहीं है, तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको प्रिपेयर करके चलना है ना। और इसके भी इन करंट अफेयर और स्कीम्स, इसके 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको हमको कैसे प्रिपेयर करना है वो भी हम डिस्कस करते हैं। अब आते हैं हम इस स्लाइड पे। अब देखो, मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लिए आपको करना कैसे है, ये तो मार्क्स का था, मार्क्स का मैंने बता दिया किस किस नंबर का, आपको उसको कैसे करना है वो हम देखते हैं। मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लिए एक तो एनसीईआरटी का, जो बच्चा कॉमर्स से पढ़ा हुआ है, तो कॉमर्स वाले बच्चे के लिए वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और नहीं है तो इग्नू के जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स हैं उसके सिलेक्टेड टॉपिक्स उठाने हैं, आपको सारा नहीं पढ़ना है, उसमें बहुत ज्यादा वास्ट है। और ऐसे तो मैनेजमेंट की बुक्स जो कॉटल वगैरह की बुक आती है वो बहुत वास्ट है, वो हमारे इंडियन एस्पेक्ट में भी नहीं है। और उसको पढ़ोगे भी आप तो वो यूपीएससी वहां से उतने क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। तो आप जनरली एनसीईआरटी जो कि गवर्नमेंट की बुक्स हैं उनको उठाइए, उनके हिसाब से पढ़ाई कीजिए, है ना। और इग्नू की बुक्स में से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वहां से आप पढ़ाई कीजिए। जैसे कि अगर एचआरएम पढ़ रहे हैं तो बेसिक ऑफ एचआरएम, फंडामेंटल, उसमें से सिलेक्शन प्रोसेस रिक्रूटमेंट, जो पीस होते हैं, वो आपको मैनेजमेंट के एस्पेक्ट क्या होते हैं, मैनेजमेंट थ्योरीज क्या होती हैं, वो थोड़ा सा आपको लेके चलना पड़ेगा, है ना। तो वो चीज वहां से ज्यादातर पढ़ना है। ऐसे ही मार्केटिंग में भी हमारे को प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, प्रोडक्ट का साइकिल, प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है ना, मार्केटिंग एस्पेक्ट क्या होता है, मार्केटिंग बिहेवियर क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, और ऐसे पढ़ना है। एचआरएम में आपको जैसे वही ना, एचआरएम में भी जनरल चीजें पढ़नी है, इंट्रोडक्शन, स्ट्रेटेजी, ह्यूमन रिसोर्स एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है, और रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन, मोबिलिटी, परफॉर्मेंस, करियर सिस्टम, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, इवैल्यूएशन, इस तरह के चैप्टर्स जो जनरली हमारे हैं, हमारे को जो हमारे ह्यूमन बीइंग को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, सर्विस पर्सन को, वो चैप्टर आपको पढ़ने हैं। आप इंटरनेशनल एचआरएम पढ़ने लगोगे या एचआरएम की कोई क्रिटिकल थ्योरी पढ़ने लगोगे कि ऐसा कैसे होता है, कैसे वो करते हो, वो उसमें काम नहीं देने वाली है। आप जनरली हार्डली 10-12 वो है उसके की पॉइंट्स हैं, उनको आप पढ़ोगे तो वो क्लियर हो जाएगा। आपको उसको ध्यान ले रखना है, सारा सारा नहीं पढ़ना। सॉरी। ऐसे ही फाइनेंस मैनेजमेंट में और अकाउंटिंग में आपको ध्यान देना है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नेचर एंड स्कोप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, रिस्क एंड रिवार्ड्स हुआ, और उस पर कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल हो गया, इन्वेंटरी मैनेजमेंट हो गया, रिसोर्स ऑफ फाइनेंसिंग हो गया, है ना। ये सारी चीजें उसमें आपको करके चलना है। एक तो हुआ ये मैनेजमेंट सब्जेक्ट में, ये करके चलना है। मैथमेटिक्स रीजनिंग में कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाइए, और अगर इसके किसी के पास सीजीएल जिसने दिया हुआ है तो सीजीएल उस वाले बच्चे को जरूरत है नहीं, और जो सीसेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए भी कोई अलग से बुक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए इसके लिए। इंग्लिश के लिए जिसकी अभी प्रिपरेशन छूट गई है तो एसपी बख्शी सभी ने पढ़ी होगी, और एसपी बख्शी की vocab के लिए और केडी कैंपस वॉल्यूम 1 ले लेना ग्रामर के लिए, और उसको करने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, वो भी हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि बहुत इजी आएगा तो हम सब कुछ कर लेंगे, वो भी नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश के लिए। साइंस के लिए मैं तो कहूंगा एनसीईआरटी 6 से लेकर 10 तक का 10-15 दिन में कवर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, वो कीजिए। प्लस घटना चक्र का रिवीजन के लिए रखिए उसको। उससे होगा क्या, क्योंकि एनसीईआरटी में आप 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ने बैठ जाओगे तो वो कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, जो बच्चा साइंस से नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि घटना चक्र पढ़ेगा तो उसी के नीचे उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो एक्सप्लेनेशन पढ़ेगा बच्चा, क्वेश्चन भी देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, वो इजीली समझ में आ जाएगा। तो कुछ चैप्टर्स हैं तो वहां से आप करोगे ज्यादा, मतलब बेसिकली तो वो 6 से लेकर 10 तक में कवर हो जाएगा, क्योंकि देखो 10 क्वेश्चन आते हैं, काफी अच्छी वेटेज है, और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है, मतलब, है ना, डुएबल सब्जेक्ट होता है। तो आप इसको थोड़ा कीजिए, अच्छे से कीजिए। फंडामेंटल कंप्यूटर, इसमें देखो है तो कंप्यूटर फंडामेंटल है, बट ये इजी नहीं है, है ना। आप
छह क्वेश्चन कर भी दोगे, 5 से 6 क्वेश्चन, लेकिन उसमें 2-3 क्वेश्चन काफी अच्छे होते हैं और हो सकता है 4 क्वेश्चन भी आए। तो अगर नोट पे दे दिया कोई और नोट वगैरह का भी है, कंप्यूटर के सर्किट का दे दिया, मेमोरी बेस के क्वेश्चन दे दिए, तो काफी टफ होते हैं वो, उनके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो कोई स्टैंडर्ड अरिहंत वगैरह की बुक उठाइए या फिर फंडामेंटल कंप्यूटर की कोई भी अच्छे राइटर की बुक मिल जाती है आपको, तो बहुत ज्यादा अच्छा है ना। रेदर देन किसी के भी नोट्स उठा के आप पढ़ लोगे तो उससे कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, 10 में से मतलब 8 क्वेश्चन भी होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यूपीएससी का एसएससी जैसे क्वेश्चन नहीं पूछता, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आप ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिखाओगे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो वहां से इसको कीजिए और आरटीआई बीआर एक्ट पढ़िए, जो बेसिक उनका वो एस्पेक्ट है वो पढ़िए, और कोई भी नोट्स, जैसे कि हम आप सब गवर्नमेंट सर्वेंट हैं ही, एक बहुत अच्छी बुक आती है सभी के पास, स्वामी हैंडबुक। स्वामी हैंडबुक को मतलब स्वामी की बुक आती है आरटीआई की। उसमें क्या रहता है, एक तो उसके सारी चीज फंडामेंटल वहां से क्लियर हो जाएंगे, और साथ साथ क्या है कि उसमें लेटेस्ट जजमेंट, जो भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की किसी के जो मेजर जजमेंट है, तो वो भी है उसमें। तो उसको आप वहां से कवर कीजिए, वो काफी हेल्पफुल रहेगा वो, है ना। क्योंकि ये 10 क्वेश्चन आते हैं और बहुत अच्छा है, 10 में से 10 क्वेश्चन इजीली कैंडिडेट के हो जाते हैं। तो अगर ये वाला एस्पेक्ट गलती नहीं होना चाहिए, है ना। तो ध्यान रखना, आरटीआई हो गया, और आरटीआई के बाद मैंने बताया आपको साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, है ना। ये 4 चैप्टर तो ऐसे हैं, चार जो सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जिनमें से आपको फोकस करके चलना है ना। क्योंकि ये गलती नहीं होनी चाहिए। 10 नंबर की आईटी, 10 नंबर का कंप्यूटर, 10 नंबर की साइंस, 30 का ये, और 20 की इंग्लिश, 50, है ना। और अगर मैथ साइंस कर सकते हैं तो वो मैथ वाला भी कर सकते हैं, तो 60%, मतलब 50% क्वेश्चन पेपर तो यहीं से हो गया। और एचआरएम का जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, जितना आप कर पाए वो थोड़ा, क्योंकि जल कम टाइम में वो ज्यादा आपको रिजल्ट दे पाएगा, है ना। आरओआई उसकी बहुत अच्छी है, तो आप उसको ज्यादा पढ़ेंगे तो उसमें भी रिजल्ट अच्छा आएगा। अब जिस बच्चे ने लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम में पढ़ी नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा ये टफ आएगा। हालांकि अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकता है। तो देखो, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए, है ना। बुक अच्छी है काफी, वो काफी इंसाइट भी है, जिससे टॉपिक समझ में आएगा। अभी लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो जिस बच्चे ने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है ना, तो उसके लिए लिटिल बिट डिफिकल्ट रहेगा कि वो कैसे उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा। तो मेरे हिसाब से आप लक्ष्मीकांत पढ़िए एक बार, उसको रीडिंग दो अच्छे से, समझ में नहीं आता है तो फिर या तो कोई लेक्चर या फिर बताना, फिर मैं अगर होगा तो फिर मैं उसका नोट्स वगैरह भी से अरेंज कर पाऊंगा, है ना। या फिर होगा तो क्लास लेते हैं। लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी बुक है, आपको इसे एग्जाम में, अगले वाले कभी और भी एग्जाम में काम देगा। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए, और इसका डबल फायदा है। देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी लक्ष्मीकांत की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक आती है, जो कि पॉलिटी जितनी ही है, उसमें कम से कम 1000 पेज की बुक है। उसको पढ़ने बैठ जाओगे तो ये बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम में आ जाओगे, क्योंकि वो बुक बहुत मोटी है। उतना हमारे को एग्जाम की डिमांड नहीं है, तो हमारे को एग्जाम की डिमांड के हिसाब से पढ़ना है ना। तो आप पब्लिक जब पॉलिटी पढ़ोगे तो पॉलिटी के साथ साथ, पॉलिटी में जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वाला है, फर्स्ट जो उनका चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेवलपमेंट, तो उसको पढ़ोगे तो ऑलमोस्ट उसमें डेवलपमेंट वाले इश्यूज वहां से क्लियर हो जाएंगे। और दूसरा जैसे आप करंट अफेयर पढ़ोगे, करंट अफेयर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो पूछते हैं डेवलपमेंट इश्यूज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि पब्लिक से रिलेटेड अगर कोई भी डेवलपमेंट है, गवर्नमेंट ने जैसे कोई भी स्कीम है, कोई प्रोग्राम भी चालू किया है ना। और एक कोई भी स्टेट है, स्टेट में पब्लिक के जो रिलेटेड है ना, वो क्या एस्पेक्ट, उससे कोई नई नई प्रोग्राम लॉन्च किया, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है ना। तो वो चीज आपको पढ़नी है। तो जनरली हमारे को, हम जब करंट अफेयर पढ़ेंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटी वाला सेक्शन पढ़ोगे तो उसमें सारी क्लियर हो जाएंगी। अब भाई 10, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के लिए अगर आप क्योंकि मान के चलो अगर 5 क्वेश्चन भी आ गए, 5 क्वेश्चन में तो इजीली आई एम श्योर कि अगर लक्ष्मीकांत पढ़ ली तो आपने 3 क्वेश्चन इसमें से कर दोगे, है ना। तो 2 क्वेश्चन के लिए अगर 800 पेज की बुक पढ़नी है तो भाई मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लक्ष्मीकांत की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली बुक पढ़ो, है ना। तो आप पॉलिटी पढ़िए, लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ लेंगे तो वहां से बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, है ना। और कुछ जब स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो स्पेक्ट्रम में भी लास्ट के कुछ चैप्टर्स हैं वहां से पब्लिक, जहाँ पे हमारे डेवलपमेंट, जब इंडिया
इंडिपेंडेंट हुआ था, तो वहां की जो डेवलपमेंट इशूज है वहां से भी क्वेश्चन पूछता है वो, तो वो चीज वहां से क्लियर हो जाएंगे। ये तीन का बड़ा ना मिक्सअप सा वो है, और इनकी वेटेज 30 क्वेश्चन है, तो उसी के हिसाब से पढ़ के चलिए। हालांकि देखो इसमें यूपीएससी कुछ भी पूछता है, इनमें उनकी एक्सपर्टाइजमेंट है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना वो, कि आप कितना ही पढ़ लें हम, अगर उनको पूछना नहीं है तो नहीं, मतलब हार्ड डिफिकल्टी देना है तो हम कितना ही पढ़ लें वो नहीं आएगा, है ना। तो आप उनको मेरे हिसाब से लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए और स्पेक्ट्रम पढ़नी चाहिए, है ना। उसके हिसाब से जो भी है, अगर क्वेश्चंस लगा लो इनके पुराने वाले हैं, है ना। और करंट अफेयर को अच्छे से करना है। करंट अफेयर में क्या 10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के जनरल से पूछता पूछता ही है वो, और प्लस स्कीम में स्कीम प्रोग्राम के 5 क्वेश्चन डिफरेंट, और स्कीम प्रोग्राम को बहुत अच्छे से करना है। कई बार क्या होगा, वो आपको 4 ऑप्शन में ए बी सी डी में 4 अलग अलग प्रोग्राम स्कीम डाल देगा, तो बच्चे को अगर वो 4 स्कीम को एक क्वेश्चन करने के लिए 4 स्कीम पता पता होने चाहिए उसको, सो दैट दे कैन अटेम्प्ट। अब उसमें से पूछेगा कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो उसके लिए और डिफिकल्ट बन जाएगा वो, है ना। तो प्रोग्राम स्कीम्स को और अच्छे से करके चलना है हमारे को, है ना। तो ये चीज है। अब मैंने आई होप कि मैं आपको थोड़ा सा समझा पाया हूँगा कि कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से क्या क्या मोटा मोटी हमारे को पढ़ना है ना। को बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन एग्जाम की डिमांड क्या है उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। और इसके अलावा भी अगर और भी कुछ अगर हेल्प चाहिए तो बताना यार, है ना। कुछ भी होगा तो हम आगे और नया लेक्चर आपके लिए शूट कर देंगे। चलो ठीक है, ओके गुड, थैंक यू, बाय बाय।